जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। माँ ग्रंथ पठन का आज 21वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 221 पर। श्री गुरु माता आगे कहती हैं, जी अच्छा, नमस्ते कहते हुए घर आई। गणपति विसर्जन के प्रसाद की कुछ तैयारी सुबह कर ली थी, बाकी जाकर कर लूंगी। मन ही मन काम का आयोजन करते हुए घर पहुंची। इन्हें देखा, कुछ अलग सा लगा, किंतु काम बहुत थे तो सोचा काम निपटाकर फिर इनसे बात करूंगी। भोजन करने के बाद गणपति बापा को घर में हर कमरा इस भाव से दिखाया, हे बापा, आप शुद्धता पवित्रता का प्रतीक हैं और सुख संतोष के दाता भी। इस ईंट सीमेंट के घर को तथा पंच तत्वों से निर्मित देह को शुद्ध पवित्र रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, किंतु आपकी कृपा दृष्टि के बिना यह संभव नहीं है। बापा, इस घर में हम सभी के मन में इतना संतोष भर दे कि भौतिक सुविधाओं में मन न उलझे, अपितु आत्मिक सुख की अनुभूति में लीन रहे। बापा, यह केवल आप ही कर सकते हैं, केवल आप, केवल आप। गणपति विसर्जन कर लौटने पर इन्होंने ही चाय बनाई। हालांकि दोपहर का समय था, शाम हुई नहीं थी। चाय पीकर मैं प्यालियां उठाने जा ही रही थी कि इन्होंने बैठने का इशारा किया और बोले, काफी समय परिवार के साथ रह लिया, अब गुरुदेव का बुलावा आया है, अब मुझे निकलना चाहिए। यहाँ के मेरे कार्य हो चुके, आगे गुरु इच्छा। कहते हुए इन्होंने अपना झोला उठाया। मैं यंत्रवत उठी। घर में जितने पैसे थे इन्हें दिए ताकि यात्रा में काम आ सके। मैं उतना ही कर सकती थी, कर दिया। अनुराग ने और मैंने इनका चरण स्पर्श किया और ये चल पड़े अपनी यात्रा पर। कहाँ, पता नहीं। कब लौटेंगे, पता नहीं। गए हैं स्वामी गुरु के द्वार और अवश्य लौटेंगे जब भी होगी उनकी दरकार। आत्मा और बुद्धि का परिसंवाद चल रहा था। देह निढाल सी बैठी थी। काफी लंबी अरसे से ये यहाँ हमारे साथ थे। मैं तो भूल ही गई थी कि इन्हें कभी जाना भी पड़ सकता है। कुछ दिनों पूर्व जब अम्बरीश को रखने की व्यवस्था करते समय याद आया था या गुरु शक्तियां संकेत दे रही थी। सारा संचालन गुरु शक्तियों के हाथों में है, हम तो साधन हैं। जब ये पहली बार गए थे तब हम यह भी नहीं जानते थे कि ये लौटेंगे या नहीं, यदि लौटेंगे तो कब। किंतु गुरु कृपा में काफी लंबा सानिध्य मिला हमें इनका, आगे भी मिलेगा। गोद में सिर रख अनुराग सो गया था, पर आंखों के कोने में आंसू की बूंद आधी सूखी आधी गीली थी। बच्चे कई बार अपने भाव अभिव्यक्त नहीं कर पाते, पर कमी महसूस तो करते हैं। मैंने आंचल से आंसू आंसू पोंछ कर उसे व्यवस्थित लिटाया। लंबे समय तक हाथ पांव टेढ़े तिरछे रहे तो अकड़ से जाएंगे। उसे पतली सूती साड़ी ओढ़ा दी ताकि उसकी नींद ठीक से हो और उद्विग्न मन थोड़ा शांत हो सके। मैंने उठकर चाय की प्यालियां उठाई, इनकी प्याली अलग रखी, बाकी सब साबुन से धोकर साफ किया। इनकी प्याली लगभग सूख गई थी। मैं उसे उसी स्थिति में संजोना चाहती थी। वे सूखे चाय, दूध, चीनी के सूक्ष्म कण इनकी निशानी हैं। ये यहाँ हमारे साथ लंबे अरसे तक रहे हैं। इनका स्पर्श तो हर जगह है, क्योंकि घर के काम करते समय घर के हर स्थान को छुआ होगा। किंतु यह प्याली तो इनकी झूठी प्याली है, मेरे लिए, मेरी स्मृति के लिए। भावनाओं की दृष्टि से यह प्याली अनमोल है। मैं इसे ऐसे ही संजो कर रखूंगी। सोचते हुए चाय की प्याली ऊंचे स्थान पर रख दी ताकि अच्छे से सूख जाए। सूखने पर संजो कर रखूंगी। शाम ढलने लगी थी। दूध गर्म किया और 2 प्यालियों में चीनी डालकर दूध तैयार किया। अनुराग को जगाया।
चलो छत पर चले, देखो बादल कैसे रंग बदल रहे हैं। कहते हुए उसे और अम्बरीश को लेकर छत पर गई। छत पर रखे गमलों में दादा ने लगाए पौधे अच्छे विकसित हो गए थे। वहीं बैठकर दूध की चुस्कियां लेने लगे। जब मन भारी हो तब चाय, कॉफी, दूध जैसे गर्म पेय काफी राहत देते हैं। अनुराग के रूंधे गले को आराम मिल रहा होगा। सोचते हुए उसे कहा, देखो बादल कैसे रंग बदल रहे हैं, है ना? ये बर्फ जैसे सफेद बादल धीरे धीरे पीले, केसरी, लाल से हो जाएंगे। अनुराग का मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे इनकी याद आ रही थी। उसने पूछा, आई बाबा अब कब आएंगे? मैं ही नहीं जानती थी क्या जवाब देती। फिर भी उसका मन भी रखा था और सच अवगत कराना भी जरूरी था। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा आगे की पढ़ाई के लिए गए हैं। पढ़ाई पूरी होते ही और गुरु आज्ञा मिलते ही लौट आएंगे। आई, मेरे दोस्त ने बाबा के बारे में पूछा तो क्या कहूँ? अनुराग ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वही कहो जो सही है। कहना वे हायर स्टडीज के लिए दूर गए हैं। पढ़ाई पूरी होने पर लौट आएंगे। सच में लौट आएंगे ना? अरे घर नहीं लौटेंगे तो और कहाँ जाएंगे? इनके तो प्राण बसते हैं हम सब में। जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी ये लौट आएंगे। बेटा क्या तुम नहीं चाहते कि बाबा खूब ऊंची पढ़ाई करे? मैंने पूछा तो वह बोला, मैं तो चाहता हूँ बाबा बहुत ज़्यादा नहीं, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची, हाँ सबसे ऊंची पढ़ाई करे। तो फिर ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? बेटा तुम खुशी खुशी उन्हें जाने दोगे तभी वे खुशी खुशी पढ़ सकेंगे। यदि तुम यहाँ दुखी रहे तो वे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा और तभी मेरा ध्यान आकाश की ओर गया। अंधेरा होने को था। आसमान में एक चमकता सितारा दिखाई दिया और मैं बोली, पहला तारा मैंने देखा, मेरी इच्छा पूरी हो। अनुराग भी आसमान में अन्य सितारे खोजने लगा और उसे एक और सितारा दिखा। वह भी खुशी से उछलते हुए बोला, दूजा तारा मैंने देखा, मेरी भी इच्छा पूरी हो। क्या मांगा? बाबा बहुत ऊंची पढ़ाई करके लौटे, सबसे ऊंची पढ़ाई। और आपने क्या मांगा? मैंने कहा, वैसे मांगी हुई बात बताते नहीं हैं, पर यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीक्रेट है। ठीक है, मैंने भी वही मांगा है जो तुमने मांगा। हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। हा 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 हा। इनके जाने से घर खाली खाली सा लग रहा था। कुछ सूझ नहीं रहा था। न किसी से बात करने का मन था, न कहीं जाने का। पर जीवन एक बहती धारा है, इसमें तो बहते जाना है। ऊंची नीची राह मिले घर, पथरीला हो तेरा रास्ता। चट्टानों से राह बनाकर बस तुझको बढ़ते जाना है। उछल कूद करते जाना है, बस तुझको बहते जाना है। राह में स्नेह मिले जिससे भी, उसे सहेज अपनी स्मृतियों में। स्नेह कुंज के स्नेह कणों को सब तक पहुंचाते जाना है। स्नेह भर जीवन हो सबका, यह प्रयास करते जाना है। जीवन एक बहती धारा है, इसमें तो बहते जाना है। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने को था, अर्थात नवरात्रि आने को थी। हमारे घर कुल देवी थी। नवरात्रि में कुल देवी की पूजा की जाती थी। यह पूजा पुरुषों द्वारा ही की जाती थी। इनकी अनुपस्थिति में यह पूजा मैं अनुराग से करवाती थी। इस पूजा में बड़े कड़े नियम थे, अतः ध्यान पूर्वक सब करना होता था। नवरात्रि के लिए बड़ा दीपक निकाल कर साफ करके रखा। दूध वाले भैया से कहा कि मुझे थोड़ा गौमूत्र ला कर दे। घर में शुद्धिकरण करने के लिए गौमूत्र को श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा मैंने दादाजी से तथा मेरी सासू माँ से सुना था। अब तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गौमूत्र में ऐसे तत्व होते हैं जो अधिकांश बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन
मैंने स्कूल से आधे दिन का अवकाश लिया। घट स्थापना से पूर्व तरु कामवाली और मैंने घर का फर्श धो डाला तथा गौमूत्र छिड़क दिया। फिर सारी तैयारी कर अनुराग को घट स्थापना करने को कहा। उसने स्थापना की, पूजा की, दीपक जलाया तथा हम दोनों ने नवरात्रि की विशेष आरती की। नवरात्रि में हमारे कुल में अखंड दीपक जलाने की परंपरा है। अतः 12-14 इंच लंबी बाती बनानी होती है। जैसे आवश्यकता हो बाती को आगे बढ़ाते हैं। बची हुई बाती को पेंसिल पर लपेटकर उसे दीपक पर ऐसे रखा जाता है कि बाती का एक हिस्सा तेल में डूबा रहे, जिससे बाती को तेल मिलता रहे और ज्योति जलती रहे। पूजा होते ही मैंने भोजन बनाया। आज ब्राह्मण जिमाना था। मैंने एक दिन पूर्व ही स्कूल के दुबे जी, एक पुरुष शिक्षक से बात कर ली थी, जिसे पूजा हेतु जिमने जाना हो। उसने सुबह से व्रत रखना चाहिए, अतः आवश्यक सूचना मैंने उन्हें पूर्व ही दे दी थी। वे 20 किलोमीटर दूर अपने गांव से आते थे। मैंने उनसे कहा, कल आप अपना भोजन मत लाइएगा, मुझे ब्राह्मण जी माना है तो मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। चलेगा ना? जी दीदी, जरूर चलेगा, संकोच करते हुए दुबे जी बोले। मैं अपना, अनुराग का तथा दुबे जी का भोजन तथा पूरण पोली अधिक मात्रा में ले गई, ताकि सभी को प्रसाद स्वरूप थोड़ी पूरण पोली दी जा सके। दुबे जी के लिए थाली गिलास सब लिया था। अभी भोजन अवकाश होने में 5 मिनट शेष थे। मैंने शिक्षक कक्ष में उनके बैठने के स्थान पर टेबल पर थाली रखी और उसके आसपास छोटी सी फूलों की रंगोली सजा दी। उत्सव में किसी को भी जिमने को आमंत्रित करने पर या किसी भी आनंद के समय या किसी को सम्मान देने हेतु थाली के आसपास रंगोली सजाने की परंपरा है। वैसे भी कलात्मक कार्य करने में मुझे बहुत आनंद आता है। सभी ने पूरण पोली का थोड़ा हिस्सा प्रसाद के रूप में लिया। दुबे जी का भोजन हुआ तो दक्षिणा स्वरूप 11 रुपए थाली की बगल में रखे और उन्हें प्रणाम किया। वे अचकचा गए, बोले, यह क्या कर रही हो दीदी? हम आपसे छोटे हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हैं? दुबे जी आपके रूप में ईश्वर को प्रणाम किया। हाँ, अब मैं आपकी दीदी हूँ। आप चाहे तो प्रणाम कर मुझसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने सचमुच मुझे प्रणाम किया तो मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जल्दी से योग्य कन्या से तुम्हारा विवाह हो, मुझे भाभी मिले और मुझे बुआ बनाओ। बस 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 कहते हुए सब हंस पड़े। ज्यों-ज्यों अम्बरीश की उम्र बढ़ रही थी, धीरे-धीरे उसकी नींद कम होती जा रही थी और जागते ही वह मेरी गोद में चढ़ता। यदि उसे बिस्तर पर या कहीं भी रखती तो रोने लगता था। घड़ी के कांटों के साथ चलना अब कठिन होता जा रहा था। वह मेरे साथ ही जाग जाता था और उसे छोड़कर जाने पर इतना रोता कि शौच के लिए जाना भी कठिन होता। मैंने सोचा, इसे पता कैसे चलता है कि मैं जाग गई हूँ या उसे छोड़कर बिस्तर से उठ गई हूँ? मैंने देखा, वह मेरे कपड़े पकड़कर सोता था, इसीलिए जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ने के लिए उठती, वह जाग जाता था। फिर मैंने एक तरीका अपनाया। मैं एक अतिरिक्त साड़ी लेकर सोती तथा उसके हाथ में उस साड़ी का सीरा थमा देती और मेरे स्थान पर तकिया रख देती। यह तरीका मुश्किल से 2 महीने काम आया। उसके बाद उसने मेरी उपस्थिति जानने का नया तरीका अपनाया। वह नींद में भी कई बार मेरे पेट पर हाथ घुमाता, टटोलता, साड़ी का आंचल सरकाकर पेट पर हाथ लगाकर उसे तसल्ली होती। हाँ, माँ यही है। बेटा तेज था तो मैं भी उसकी माँ थी। मैंने भी नया तरीका खोज निकाला। जब मैं उठती तो हौले से अनुराग को मेरे स्थान पर सुलाती तथा उसे अपनी बनियान टी-शर्ट पेट से ऊपर सरका कर सोने को कहती, ताकि अम्बरीश जब पेट पर हाथ घुमाए टटोले तो उसे पेट मिले और माँ पास होने का आभास हो। कहते हैं, समय सब सिखला देता है। सच ही है। अब काम करने के लिए बहुत ही कम समय होता था, इसीलिए सारे काम अत्यंत नियोजित तरीके से और विद्युत गति से करने होते थे। यदि समय के साथ चलना हो तो
समयानुसार स्वयं में परिवर्तन लाने ही पड़ते हैं। बहू के रूप में गृह प्रवेश किया था, तब की मैं और 2 बच्चों की माता के रूप में मैं, दोनों में काफ़ी अंतर था। तब दोनों वक्त का भोजन बनाकर मैं सोचती कि घर का अधिकांश कार्य मैं ही करती हूँ, और आज 2 बच्चों के साथ-साथ घर तथा नौकरी करने वाली मैं, अपने शौक बागवानी के लिए, अपनी पसंद का साहित्य पढ़ने के लिए समय निकाल ही लेती हूँ। धन्यवाद हे ईश्वर, आपने मुझे कार्य नियोजन सिखा दिया। इनके गुरु स्थान के लिए प्रस्थान करने के बाद अनुराग का व्यवहार और अधिक परिपक्व हो गया था। वह प्रति सप्ताह गेहूं पिसाकर ला देता। दरअसल एक बार घर में आटा खत्म होने को था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गेहूं पिसाने कब जाऊं। रविवार को चक्की बंद रहती थी और वैसे भी गेहूं और अम्बरीज दोनों को उठाकर चक्की तक जाना कठिन ही था। अनुराग मेरी उलझन समझ गया और बोला, माँ, थैली में गेहूं मुझे दे दो, मैं पिसा लाता हूँ। मुझे बुरा लगा। 5 साल के अनुराग को यह कार्य कैसे करने दूं? वह उत्साहित था, पर मुझे उससे यह कार्य करवाते समय बुरा लग रहा था। क्या किया जा सकता था? मजबूरी थी। मैंने लगभग 2 किलो गेहूं डिब्बे में डालकर एक थैली में उसे दिए। वह चक्की पर गया तो इतने छोटे बच्चे को चक्की पर देख चक्की वाला भैया चकित हुआ। उसने पूछा, क्यों बेटा, अकेले आए हो या मम्मी पापा कहीं आस-पास है? नहीं मामा, मैं अकेले ही आया हूँ। हंसते हुए चक्की वाले ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा मामा हूँ? हाँ, माँ ने कहा है कि सभी अंकल तुम्हारे मामा हैं और सभी आंटी तुम्हारी बुआ है। अनुराग का उत्तर सुन मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम्हारा घर नंबर बता दो, मैं गेहूं पीस के तुम्हारे घर दे जाऊंगा। नहीं नहीं चक्की मामा, कहीं गलती से किसी और के गेहूं का आटा मेरे डिब्बे में आया तो? आप मेरे सामने गेहूं चक्की में डालो, मैं तो सामने पीस कर ही ले जाऊंगा। मेरी आई ने अच्छी तरह से गेहूं साफ किए हैं, इसीलिए सामने ही। जब चक्की वाले भैया ने आटा डिब्बे में भर कर दिया तो अनुराग ने उन्हें पैसे देते हुए पूछा, मामा, आपने तो गेहूं ऊपर डाले थे, तो आटा नीचे से क्यों निकला? माँ जब ग्राइंडर में कुछ पीसती है तो वह तो वहीं पीसता है, तो इसमें नीचे कैसे गया? उन्होंने अनुराग की गोद में उठाकर गेहूं डालने का स्थान, गेहूं पीसने का स्थान तथा आटा निकालने का स्थान दिखाया। अनुराग ने जिज्ञासावश न जाने कितने प्रश्न पूछे। दीपावली बीत चुकी थी। हमारे विद्यालय में दीपावली की मुश्किल से 4-5 दिन की छुट्टी हुआ करती थी। जैसे ही स्कूल शुरू होता, लगभग 1 सप्ताह तक शिक्षक कक्ष में दीपावली चलती रहती, अर्थात सभी सहकर्मी दीपावली के मिष्ठान लाते और हम सब उन मिष्ठानों का आनंद लेते। दीपावली के बाद का आज दूसरा दिन था। छुट्टी के समय मेरे लिए कोई फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उस ओर नारू था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।